प्रणाम, सबको नमस्कार। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। इसी श्रृंखला में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा 75 साल 75 व्याख्यान का भी आयोजन चल रहा है। इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मेरे वक्तव्य का जो विषय है, हिंदी स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। हिंदी मातृभाषा ही नहीं अपितु हमारी संस्कृति है, संवेदना है। इसका संबंध दिल से अधिक है, दिमाग से कम। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह का एक शेर मुझे इस संदर्भ में याद आ रहा है। हालांकि यह शेर उन्होंने खत के संदर्भ में लिखा है, किंतु उसकी संवेदना को हिंदी की संवेदना से जोड़ा जा सकता है। वे लिखते हैं, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता किस तरह रखते थे खत में कलेजा निकाल। मित्रों, यह जो यात्रा है कलेजा निकालने से लेकर मोबाइल के दौर की यात्रा है। इसी यात्रा का जिक्र करते हुए 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा, हिंदी नए चाल में ढली। यह चाल दरअसल भक्ति, अध्यात्म, दर्शन, मानवता से होती हुई प्रौद्योगिकी अर्थात ज्ञान विज्ञान का सफर तय कर रही है। भाषा, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता, ये 4 तत्व हैं जो मनुष्य जाति को परस्पर मिलाते भी हैं और अलग भी करते हैं। यह बात विरोधाभास जैसी दिखती है कि एक ही वस्तु एकीकरण और पृथक्करण दोनों का साधन हो। फिर भी बात ऐसी ही है। भाषा ही एकमात्र वह साधन है जो मनुष्यों को पशुओं से पृथक करती है और मनुष्य को मनुष्य बनाती है। साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, कला, सभी क्षेत्रों में मनुष्य की समस्त उपलब्धियों का आधार भाषा है। स्वभावतः भाषा का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। दंडी ने कहा है, इद मंधतम कृत सनम जायेत भुवनत्रयम्।
यदि शब्दाह्रियं ज्योतिरा संसारं न दीप्यते। यह बात उन्होंने काव्यादर्श में कही है। अर्थात मनुष्य के जो भी लौकिक व्यवहार संपन्न होते हैं उनका माध्यम भाषा है। प्रेम, घृणा, विरोध, प्रसन्नता सभी का आधार भाषा ही होती है। भाषा का जन समुदाय के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा का संबंध धर्म, संस्कृति, साहित्य और राष्ट्रीयता से जुड़ा है। एक भाषा का संबंध धर्म, संस्कृति, साहित्य और राष्ट्रीयता से तो जुड़ा ही है। एक राष्ट्र में अनेक भाषाएं हो सकती हैं। जैसे रूस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, भारत आदि में है। रूस अनेक जनतंत्रों का संघ है और उन सभी जनतंत्रों की पृथक पृथक भाषाएं हैं, पर संपूर्ण सोवियत संघ की राष्ट्रभाषा रूसी है। इसी तरह कनाडा में अंग्रेजी के साथ फ्रेंच और जर्मन में इतालवी और रोमांस। भारत में संविधान में स्वीकृत भाषाएं पहले 14 थीं, अब कुल 22 भाषाएं हैं। भारत की तरह अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी भाषाओं की विविधता है, किंतु राष्ट्रभाषा एक ही है। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीयता और भाषा की एकता अनिवार्य नहीं होती। एक राष्ट्र में अनेक भाषाएं हो सकती हैं या अनेक राष्ट्रों में एक भाषा भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में हिंदी को राष्ट्रभाषा न मानने के पीछे का विवाद निरर्थक प्रतीत होता है। भारत में राजभाषा की समस्या दिन पर दिन अत्यंत जटिल होती जा रही है। यह समस्या सुलझ कर भी उलझी हुई प्रतीत होती है। देश के अनेक क्षेत्रों में अब विरोध की आवाज भी आने लगी है कि हिंदी की समस्या को जिस ढंग से सुलझाना था वैसा नहीं किया गया। अर्थात कहीं न कहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाने में राजनीतिकरण हुआ है। प्रश्न यह उठता है कि जो राजनेता स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी के प्रचारक थे, वे स्वतंत्रता के बाद अचानक कैसे विरोधी हो गए। स्वतंत्रता पूर्व जो हिंदी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने में मददगार थी, वह आजादी के बाद कैसे विघटनकारी हो गई। ऐसे अनेक प्रश्न राष्ट्रभाषा के सामने खड़े होते हैं, जिनका उत्तर ढूंढना हर हिंदी भाषा भाषी के लिए आवश्यक है। भारत में भाषा और बोलियों का बाहुल्य भी है और वैविध्य भी, किंतु भाषा की समस्या हल ढूंढते समय तो महत्वपूर्ण तथ्यों को हमेशा नजरअंदाज किया गया। जब तक
इन समस्याओं का हल नहीं निकाला जाएगा तब तक हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाएगी। भाषा की समस्याएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। शासन और न्याय की समस्या, शिक्षा के माध्यम की समस्या, विदेशों से संबंध की समस्या। इनमें प्रथम के केंद्रीय, प्रांतीय या प्रादेशिक और अंतः प्रांतीय या अंतः प्रदेशी 3 रूप हैं। न्याय और शासन के लिए केंद्र में किस भाषा का प्रयोग हो, प्रांत या प्रदेश में किसका प्रयोग हो और एक प्रांत या एक प्रदेश से दूसरे के पत्र व्यवहार में किसका प्रयोग हो। शिक्षा की दृष्टि से भी समस्या 3 प्रकार की है। प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा। विदेशों से संबंध का अर्थ है राष्ट्रभाषा अब उनसे पत्र व्यवहार, विदेशों से पत्र व्यवहार किस भाषा में किया जाए। राष्ट्रभाषा हिंदी की समस्या पिछले 70 सालों से उलझी हुई नजर आती है। भारत में अनेक भाषाएं एवं बोलियां हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज है। राजभाषा के प्रश्न पर संविधान में 12 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक चर्चा चली। बोलने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निश्चित अवधि से 9 घंटे अधिक देने पड़े। सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों ने अपने महत्वपूर्ण विचार सदन के सामने रखे। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों के बीच काफी बहस भी हुई। निश्चित कालावधि तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। कांग्रेस में भी इसमें सहमति नहीं बन पाई। राजभाषा संबंधी मुंशी अयंगर मसौदे पर विचार करने के लिए 2 सितंबर 1949 को कांग्रेस दल की बैठक हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ और अंततोगत्वा अंबेडकर, अयंगर और मुंशी ने यह प्रस्ताव व्यक्तिगत हैसियत से सदन में पेश किया। राजभाषा संबंधी 343 से 351 तक के अनुच्छेद भारतीय संविधान के 17वें भाग में समाविष्ट है। ये अनुच्छेद 4 भागों में विभक्त है। इनका जिक्र 4 अध्यायों में है। पहला, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा और विशेष निर्देश। संविधान सभा की बहस का मुख्य मुद्दा अनुच्छेद 343 ही रहा। इस अनुच्छेद ने
मुख्य रूप से 4 बातों पर विशेष बल दिया। संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। राजकाज के कामों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा और इन सब निर्देशों के बावजूद भारतीय संविधान के लागू होने से 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी भाषा उन सभी कामों में प्रचलित रहेगी जिसके लिए जैसा जहां आज़ादी के पूर्व था। संभवतः संविधान का यही निर्णय हिंदी को राष्ट्रभाषा आज तक घोषित नहीं करवा सका। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि हिंदी कमजोर नहीं है, अपितु दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। यहाँ हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि टर्की जब अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो वहाँ के तानाशाह मुस्तफा कमाल पाशा ने अपने सलाहकार से पूछा कि अंग्रेजी भाषा को टर्की से हटाने और टर्की भाषा को लागू करने में कितना समय लगेगा। सलाहकार मंत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा कि कम से कम 3 महीना। कमाल पाशा ने कहा, ठीक है, समझ लो आज रात 12 बजे यह समय समाप्त हो रहा है। कल से किसी भी दशा में अंग्रेजी का प्रयोग न हो। सारे काम टर्की भाषा में ही होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जब रूस आज़ाद हुआ तो वहाँ 62 भाषाएं बोली जाती थी, किंतु वहाँ की संसद ने सिर्फ रूसी को ही मान्यता दी। कहने का तात्पर्य है कि किसी निर्णय में दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। हिंदी के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा कि जिन लोगों ने हिंदी को राजभाषा घोषित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव दिखा। हिंदी और अंग्रेजी के अध्ययन करने के उपरांत इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि हिंदी बोलने लिखने में अंग्रेजी से सरल है और इसकी लिपि इतनी श्रेष्ठ है कि दुनिया की कोई लिपि इसके सामने नहीं टिक सकती। इसका प्रमाण 21वीं सदी में देखा जा सकता है। आज दुनिया में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आज विश्व में लगभग 1 अरब 44 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। विश्व के लगभग 170 देशों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है। दुर्भाग्यवश भारत
171 देशों का समर्थन नहीं जुटा पा रहा है, जिसके कारण यूनेस्को में हिंदी को विश्व भाषा का दर्जा दिला सके। अर्थात कहीं न कहीं हमें कमी देखने को मिलती है। हिंदी का विरोध और अंग्रेजी का समर्थन करने वालों में सबसे प्रमुख नाम डॉक्टर सुनीति चटर्जी का आता है। स्वतंत्रता से पूर्व डॉक्टर चटर्जी हिंदी को आधुनिक भारत का प्रतिनिधि भाषा कहा था, किंतु उस समय वे एक भाषा शास्त्री थे, जबकि स्वतंत्रता के बाद वे विधान परिषद के अध्यक्ष बन चुके थे। अर्थात सरस्वती के आराधक के पद को त्याग कर डॉक्टर चटर्जी पूरी तरह से नेता बन चुके थे। ऐसे में हिंदी उनको बांटने वाली भाषा नजर आने लगी। हिंदी के विरोध में एवं अंग्रेजी के पक्ष में डॉक्टर चटर्जी ने 39 पृष्ठों के विमल टिप्पण नोट ऑफ डिसेंट में 22 हिंदी के पक्ष में एवं 12 अंग्रेजी के पक्ष में तर्क रखे, जो पूरी तरह से हेत्वाभास या विरोधाभास है। देवेंद्र नाथ शर्मा का मानना है कि हिंदी के पक्ष और विपक्ष में दिए गए सारे तर्क सहसा देखने पर संभ्रम उत्पन्न हो जाता है और लगता है कि ये तर्क अकाट्य हैं, किंतु इनमें किसी में कोई भी तथ्य या सार नहीं है। इसलिए मैंने इन्हें हेत्वाभास या विरोधाभास कहा है। किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने स्वाधीनता से पहले सर्वतोभावेन हिंदी का समर्थन किया और उसे राष्ट्रभाषा के योग्य घोषित किया, वही आज हिंदी के विपक्ष में इतनी उग्रता से क्यों बोल रहा है। तो यह सब राजनीति की माया है। डॉक्टर सुनीति चटर्जी ही नहीं, अनेक ऐसे नेता सामने आए जो स्वतंत्रता पूर्व हिंदी के समर्थक थे और स्वतंत्रता के बाद उसके विरोधी हो गए। जो तमिलनाडु आज हिंदी का सबसे बड़ा विरोधी है, स्वतंत्रता से पूर्व मद्रास के मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने हाई स्कूल तक हिंदी को अनिवार्य कर दिया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा की कल्पना करने वालों में सबसे मूर्धन्य जो नाम है, बंगाल के केशव चंद्र सेन जी का नाम आता है, जिन्होंने 1873 में अपने पत्र सुलभ समाचार में लिखा था, यदि भाषा एक न होने पर भारतवर्ष में एकता न हो तो उसका उपाय क्या है।
समस्त भारत में एक भाषा का प्रयोग करना इसका उपाय है। इस समय भारत में जितनी भाषाएं प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा प्रायः सर्वप्रचलित है। इस हिंदी को यदि भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो अनायास ही यह एकता शीघ्र ही उत्पन्न हो सकती है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की घोषणा कर उसके व्यापक प्रचार के लिए ठोस कदम उठाने वाले लगभग सभी अहिंदी भाषी थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार भी सबसे पहले पश्चिम बंगाल से ही उदित हुआ और आरंभ से अंत तक इसे वहां के मूर्धन्य नेताओं बुद्धिजीवियों का सक्रिय सहयोग एवं नैतिक बल भी मिलता रहा। राष्ट्रगीत के रचयिता स्वर्गीय बंकिम चंद्र चटर्जी ने पूरे विश्वास के साथ भविष्यवाणी की थी कि हिंदी एक दिन भारत की राष्ट्रभाषा बनकर रहेगी। इसका समर्थन कविंद रविंद्र ने किया था। आज हिंदी संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाई है तो सिर्फ राजनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में। अन्यथा हिंदी में ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका कि निराकरण नहीं किया जा सकता है या उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता है। यदि ऐसा होता तो विश्व में हिंदी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती। हिंदी में मुख्य रूप से जिन समस्याओं को बार बार प्रस्तुत किया जाता रहा है उन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली समस्या कल्पित है जबकि दूसरी वास्तविक। हिंदी का विरोध करने वालों में हिंदी की समस्याओं का अधिकतर स्वरूप कल्पित ही रखा है। हिंदी की सबसे बड़ी समस्या है मनोवैज्ञानिक। जिस दिन यह समस्या सुलझ जाएगी हिंदी स्वतः राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो जाएगी और इस समस्या में नेताओं का दृढ़ संकल्पी होना अनिवार्य है। जब तक अंग्रेजी का पल्ला पकड़े रहेंगे तब तक हिंदी के प्रयोग की हमें आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी। इस बात से भी खंडन नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजी ने अपने पांव हमारे देश और देशवासियों में मजबूती से जमा लिया है। अंग्रेजों की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि उन्होंने प्रत्येक भारतीय वस्तु के प्रति, संस्कृति के प्रति, भाषा के प्रति विमुखता और अनास्था का भाव हम में भर दिया।
200 वर्षों तक अंग्रेज हमारे देश पर राज्य किए और प्रचारित करते रहे कि भारतीय संस्कृति, धर्म, साहित्य, सभ्यता सब निस्सार और अनुपयोगी है। दुर्भाग्यवश हमें बड़ी सहजता से उनके इस अनर्गल प्रलाप में फंसते चले गए और मान बैठे कि भारत में सब कुछ हीन है। जिस दिन हम इस भ्रम जाल से अपने आप को दृढ़ता से निकाल लेंगे और अपनी सभ्यता, संस्कृति और साहित्य पर गर्व करने लगेंगे, उसी समय से हमारी भाषा की समस्या का भी समाधान बड़ी सरलता से होने लगेगा। यह सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक समस्या है जो भारतीय भाषाओं के विकास में बाधक है। हिंदी की कुछ वास्तविक समस्याएं भी हैं जिनके निवारण की आवश्यकता है। समय समय पर अनेक समितियों एवं संस्थाओं का निर्माण भी राजभाषा आयोग ने किया, किंतु गति इतनी मंथर है कि आज भी समाधान नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी समस्या पारिभाषिक शब्दावली की है। बाकी जितनी भी समस्याएं हैं वे सभी इसी से जुड़ी हुई हैं। भारतीय भाषाओं का प्रयोग जो नहीं हो पा रहा है वह उपयुक्त शब्दों के अभाव की दुहाई देकर हिंदी को कार्यान्वित करने की बात आती है तो सहज भाव से कह दिया जाता है कि हिंदी में शब्द हैं कहाँ कि उसे काम में लाया जाए। यह पारिभाषिक शब्दावली ही वह कच्चा माल है जिससे सब कुछ बनाया जा सकता है। आज आवश्यकता है शिक्षा में, शासन में, विधि में, चिकित्सा में, विज्ञान में पारिभाषिक शब्दावली की। दो प्रकार से शब्दावली का निर्माण किया जा सकता है, मौलिक रचना द्वारा और अनुवाद के द्वारा। यद्यपि प्रयास चल रहे हैं, पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण हो रहा है, किंतु निर्माण की गति तेज न होने के कारण समय अधिक लग रहा है। हिंदी की एक बड़ी समस्या प्रचार प्रसार की भी है। प्रसार का तात्पर्य है कि हिंदी को अधिक से अधिक काम में लाना। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं शिक्षा, शासन और विधि।
क्योंकि जन सामान्य का इन्हीं तीनों से विशेष संबंध रहता है। यदि इन तीनों क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग पर बल दिया जाए तो तीनों से संबंधित साहित्य का अधिक से अधिक निर्माण तेजी से किया जाए तो हिंदी की समस्या समाप्त की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हिंदी पूरी तरह से संपन्न भाषा है। हिंदी में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो देश की राष्ट्रभाषा में होने चाहिए। आज हिंदी का बाजार विश्व का बाजार, विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। आज हिंदी का बाजार विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। पूरा विश्व हिंदी की ओर देखने को विवश है। ऐसी स्थिति में हमें भ्रांतिपूर्ण तथ्यों को आधार बनाकर विरोध करना सिर्फ राजनीति का हिस्सा हो सकता है और कुछ नहीं। आज जरूरत सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति धारा 370 के लिए प्रयोग की गई, यदि वैसी ही दृढ़ इच्छा शक्ति हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए की जाए तो वह दिन दूर नहीं कि हिंदी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बन सकेगी या बन जाएगी। अंत में मैं स्वतंत्र भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कथन को दोहराना चाहूँगी, जिसमें उन्होंने कहा था, हिंदी हमारी राजभाषा है। उसका अध्ययन करने से हमें गर्व का अनुभव होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर हिंदी को समृद्ध बनाएं और अपना कार्यालयी कामकाज हिंदी में करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।